Good morning everyone. Now again I am here for to you. कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? बहुत अच्छी बात है। और आप लोग ऐसे ही अच्छे रहें और अपने अपने घरों में स्वस्थ रहें बेटा। और प्लीज़ अपनी तबीयतों का अच्छे से ध्यान रखिए। और हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज फिर हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं हिंदी विषय के साथ में। और आई होप कि हमने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज हम जो अपनी क्लास है वो अपना हिंदी व्याकरण का जो विषय है बेटा, पार्ट 5 जो हमारा रह गया था बीच में, वहाँ से आज हम शुरू कर रहे हैं। इसके पहले आप सबने देखा कि हमने अपने हिंदी व्याकरण का जो पेंसी बुक है ना, पेंसी का जो सेम 1 का बुक है, उसमें हम लोग ने भाषा, व्याकरण और संज्ञा, शब्द, वर्ण, वाक्य, सर्वनाम के बारे में पढ़ा था। लास्ट सबसे जो हमारा चैप्टर था वो सर्वनाम का था। आज हम जो पार्ट शुरू कर रहे हैं, चूँकि वो सीरियल के 5वें नंबर पे था, लेकिन उसको हमने रोक के रखा था और पहले हमने पार्ट 6 पढ़ा था सर्वनाम। आज हम अपने पार्ट 5 लिंग, वचन और कारक को ले रहे हैं। चूँकि हमने आपको पहले ही कहा था कि संज्ञा के बाद हमने सर्वनाम लिया था ताकि उसे पढ़ने में और समझने में आसानी रहे। तो आज हम लोग अपने इस पाठ के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे कि भाषा में कुछ और भी ऐसे शब्द होते हैं बेटा जो संज्ञा या सर्वनाम के अलावा भी इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। जैसे कि लिंग वाला विषय, फिर वचन है। लिंग मतलब के शब्दों की जाति, वचन यानी कि किसी शब्द की संख्या, उस शब्द में जो संज्ञा या सर्वनाम है उनकी संख्या क्या है वो जो बताता है वो वर्ड होता है वचन। तो वो भी तो ज़रूरी है ना। अगर एक है तो बालक है और बहुत सारे हैं तो बालको हो जाता है। यानी कि हम अपने प्रतिदिन के शब्द या वाक्य या जो भी हम प्रयोग करते हैं भाव व्यक्त करने के लिए भाषा, उसमें कहीं ना कहीं ये वाला विषय भी आता ही है। एक है कारक। कारक पर भी हम जाएंगे क्योंकि कारक एक ऐसा विषय या एक ऐसा व्याकरण शास्त्र का नियम है बेटा जो कि होता बहुत कम है, लेकिन उसका प्रयोग हमारे भाषा व्यक्त करने में, हमारे वाक्य लेखन में बहुत प्रयुक्त होता है। और कभी कभी हम ये भी कह सकते हैं कि इसके बिना भी वाक्य बनते हैं, लेकिन आप अपनी पूरी लाइफ कारक के प्रयोग के बिना वाक्य बोलकर नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए भाषा में कारक भी आवश्यक होते हैं। तो हम अपना ये वाला जो पार्ट है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। और चूंकि ये तीनों जो विषय है बेटा वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, डिफरेंट मतलब अलग है, लेकिन हमारी भाषा के लिए ज़रूरी हैं और एक समान इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इन चैप्टर के 30 भागों में से पहला भाग जो है लिंग, उसको ले रहे हैं। देखिए, लिंग को समझने के लिए पहले हमको लिंग की परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है, लिंग की परिभाषा बहुत सरल है बेटा। शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, ये जो डेफिनेशन है ये तो हुई ऑफिशियल वाली डेफिनेशन। ऑफिशियल यानी कि जो कि पुस्तक में दी हुई है। ठीक है, एक बार आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर हम इसे एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ वाकई में लिंग को समझने के लिए जो सबसे सरल वाली डेफिनेशन है वो क्या है ना। शब्द के जिस रूप से
यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। ये हमने लिखी हुई परिभाषा पढ़ी है। लेकिन अगर हम इसे बहुत सरल शब्दों में समझना चाहें तो हम पता है क्या कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो शब्द का लिंग बताए, लिंग यानी कि उसकी जाति बताए, वो पुरुष जाति या स्त्री जाति का है, जो उस शब्द की जाति बताए। देखिए यहाँ पर भी हमने क्या बोला है, ये पता चले कि वो पुरुष जाति या स्त्री जाति का है ना। अर्थात जो शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम की जाति का बोध करा दे। संज्ञा या सर्वनाम क्यों हमने लिया, क्योंकि हमारे वाक्य में या तो संज्ञा सर्वनाम वाला शब्द होता है, दूसरा होता है कर्म वाला मतलब कि काम वाला शब्द, और तीसरा जो शब्द होता है वो होता है क्रिया वाला शब्द। तो क्रिया का तो आप नहीं जाति में डिफाइन कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वो तो क्रिया है। काम करने का जो समय है वो है, तो उसकी तो कोई जाति नहीं हो सकती। वैसे ही काम की भी कोई जाति तो हो ही नहीं सकती है ना। पुस्तक तो पुस्तक ही रहेगी। पढ़ना एक क्रिया, तो पढ़ना ही रहेगी। उसकी जाति कैसे बताओगे कि पढ़ना पुरुष है या स्त्री है? पढ़ने का काम तो स्त्री भी करती है और पुरुष भी करते हैं। पुस्तक स्त्री भी पढ़ती है और पुरुष भी पढ़ते हैं। तो उसको बताने के लिए हमें किसी भी अलग से जाति में डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, आप संज्ञा या सर्वनाम में जो भी शब्द प्रयोग करते हैं अधिकतर वो या तो किसी व्यक्ति के होते हैं, चाहे वो जातिवाचक हो चाहे वे आपके व्यक्तिवाचक हो। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की जाति का बोध कराने वाले शब्दों को भी हम लिंग कहते हैं। अच्छे से सुनिए और समझिए, क्योंकि अधिकतर बच्चों को अगर डाउट होता है ना तो वो सिर्फ इसी में होता है। लिंग किसे कहते हैं मैम, वचन किसे कहते हैं और कारक किसे कहते हैं। लेकिन अगर आपने भाषा में लिंग, वचन और कारक को समझ लिया तो आप अपनी भाषा में जो गलतियां करते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। क्योंकि हम पहले कह रहे हैं भाषा के लेखन में या वाचन में या उद्बोधन में जो मुख्य होता है वाक्य, उसमें हम संज्ञा सर्वनाम के बाद में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो वो होता है लिंग, वचन, कारक, फिर आता है विशेषण, है ना। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में लिंग कहते किसे हैं। अब देखिए बेटा, हमने अभी आपको बताया कि शब्दों की जाति का बोध कराने वाले शब्दों को भी लिंग कहते हैं। इसका एक सरल और डेफिनेशन मैं यहाँ लिख देती हूँ। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जाति का बोध कराने वाले, बोध कराने मतलब बताने वाले, बोध कराना मतलब बताना, कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग कहते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वाली डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही है तो आप इस वाली डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ के याद कर सकते हैं और इस डेफिनेशन के थ्रू भी आप लिंग को समझ सकते हैं बेटा, ठीक है। अब संज्ञा सर्वनाम शब्द कैसे? राम मैंने कहा तो राम क्या है? जो शब्द है राम शब्द वो क्या है? लड़के का है या लड़की का है? आप कहेंगे मैम लड़के का है, लड़का मतलब कि पुरुष, तो राम शब्द कैसा हो गया? पुल्लिंग हो गया। लेकिन अगर मैंने कहा सीता, सुनते से मुझे पता चल रहा है कि वो किसी लड़की का है यानी कि स्त्री का है, तो सीता शब्द क्या हो गया? स्त्रीवाचक हो गया, है ना। उसी तरह से अगर मैं कहूँ मेरा, है ना, मेरा मतलब कि किसी लड़के ने कहा है तो वो क्या हो गया? पुल्लिंग। मेरी स्त्रीलिंग। उसी तरह से अगर मैं कहूँ कि आपका होता है छात्र, है ना, तो छात्र क्या हो गया? पुरुष है।
अध्यापक पुरुष होता है। उसी तरह से आपका होता है शेर। शेर भी कैसा होता है? पुरुषवाचक होता है। सुनते से पता चलता है। शेरनी वो स्त्री क्या है तो वो स्त्रीवाचक होती है, इसलिए उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ऐसे बहुत से शब्द होते हैं। लेकिन अब आपको हम एक चीज़ और बता दें बेटा, भाषा में सिर्फ वही शब्द प्रयोग नहीं किए जाते हैं जो वास्तव में पुरुष या स्त्री होते हैं। हम फिर कह रहे शब्दों की भी एक अपनी जाति होती है। जैसे मैंने एक शब्द कहा नदी, है ना, मैंने क्या कहा? नदी। तो नदी शब्द सुनते ही आपको क्या फीलिंग आती है? एक वो जो कलकल करके बहती रहती है, जिसका मीठा सा पानी होता है, जिसमें पानी हमेशा बहता रहता है, जो झरझर करती रहती है। ये नहीं कि उस शब्द को सुनते से ही हमें हल्का सा कोमलता का एहसास होता है। तो नदी शब्द स्त्री होगी या पुरुष होगा? आप में से 90% बच्चे कहेंगे मैम स्त्री वाला है। क्यों? क्योंकि वो क्या है? स्त्री की तरह बिल्कुल एहसास कोमलता का दे रहा है। उसी तरह से मैं कहूँ पहाड़, पहाड़ कठोर होता है, कड़क होता है, और उस शब्द को सुनते से ही हमें कैसा आभास होता है? किसी पुरुष की तरह का। तो पहाड़ शब्द क्या हो जाता है? पुरुषवाचक होता है, इसलिए उसे भी हम पुल्लिंग की श्रेणी में रखते हैं। हमारी भाषा में जितने भी शब्द हम प्रयोग करते हैं, अगर वो क्रिया नहीं है, अगर वो कोई काम नहीं है, तो वो सारे शब्द जो होते हैं वो दो लिंगों में बढ़ जाते हैं हम लोग, या बढ़ जाते हैं अपने आप। जैसे कुछ शब्द होते हैं आपके जो लिपियाँ होती है, भाषा होती है ना, भाषा बताने के लिए आप जैसे शब्द प्रयोग करते हैं, हिंदी है, गुजराती है, तो ये शब्द भी तो अपने आप में शब्द हैं और भाषा में प्रयोग होते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्त्रीलिंग है या ये पुल्लिंग है ना, कि इस शब्द की जाति कौन सी, मुझे कैसे पता चलेगा? इसका एक तरीका होता है, आप उस शब्द के साथ में जो क्रिया लगा रहे हैं ना, उसको आप एक बार बोल कर देखिए। अगर उसकी क्रिया ता होती है तो वो पुल्लिंग है, और अगर ती होती है तो वो स्त्रीलिंग हो जाती है। ठीक है, अभी हम पुस्तक उठा रहे हैं और पहले तो हम आपको देखिए पेज नंबर 150 पर है हमारी ये चीज़, पेज नंबर 150 और 151 पर है बेटा। ठीक है, हम पहले पुस्तक में से पढ़ रहे हैं ताकि आप भी उसका एक बार रीडिंग हमारे साथ में अवश्य करें। शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। फिर नीचे देखिए, उन्होंने हमें लिंग के भेद बताए। भेद मतलब उसके टाइप्स। लिंग के दो भेद होते हैं बेटा। एक होता है आपका पुल्लिंग, पुरुष वाचक शब्द तो पुल्लिंग, स्त्रीवाचक शब्द तो स्त्रीलिंग। चलिए अब हम इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पहले पुल्लिंग की दी गई है हमें बेटा, देखिए पुरुष जाति के बारे में बताने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। कितनी छोटी सी सरल सी डेफिनेशन दी है। पुरुष जाति के बारे में बताने वाले शब्द पुल्लिंग। शेर, पिता, चाचा, बकरा, चूहा, धोबी, माली, और ऐसे कोई शब्द है जिनको देखकर आपको ऐसा लगता है कि ये पुल्लिंग में आते हैं? घोड़ा होता है ना, मुर्गा, कई सारे शब्द हैं, और स्पेशली ये शब्द उन्हीं के लिए यूज किए जाते हैं जो पुरुषवाचक होते हैं, है ना। जैसे पिता, पिता हमें पता है कि पुरुष है, तो उनके लिए प्रयोग होने वाला शब्द कैसा हो गया? पुल्लिंग हो गया। दादाजी पुरुष है,
तो उनके लिए हमने जो शब्द यूज किया दादाजी, वो क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। उसी तरह से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग के लिए कुछ उदाहरण हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे शेर और चाचा, या बकरा, या आप लिखते हैं पिता, या सेठ जी होते हैं ना, जितने जितने हस्बैंड हैं या ब्रदर हैं वो सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, है ना, अधिकतर आप देखेंगे तो। अब स्त्री जाति के बारे में बताने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो कि हमें ये बताए कि वहाँ पर कोई स्त्री है, या वो शब्द जिसके लिए प्रयोग किया जा रहा है वह स्त्री है या वह स्त्रीवाचक है, तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं स्त्रीलिंग। सिंपली जैसे आप माता, मम्मी कैसी है? स्त्री है ना, तो उनके लिए प्रयोग होने वाला शब्द भी तो स्त्रीलिंग ही होगा। दूसरा है जैसे आपका ये बकरा है, तो इसकी वाइफ को क्या बोलूंगी मैं? बकरी, है ना। फिर सेठ है तो उनकी वाइफ को क्या बोलूंगी मैं? सेठानी, होता है ना ऐसे ही। फिर शेर की वाइफ को क्या बोलते हैं? शेरनी। और चाचा की वाइफ को क्या बोलते हैं? चाची। ऐसे ही होता है ना। अगर इधर भाई है तो उसकी क्या होती है? बहन। ठीक है। अब लिंग के बारे में एक चीज और हमें ध्यान देना पड़ेगी बेटा, कि लिंग के भी कुछ नियम होते हैं। हम चूंकि व्याकरण पढ़ रहे हैं, और व्याकरण हम लोग सिर्फ पता है क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमारी भाषा की शुद्धता और स्पष्टता बनी रहे, है ना। तो चूंकि भाषा में हम लिंग पढ़ रहे हैं, तो लिंग में भी उसको यूज करने के, उसको लिखने के, बताने के कुछ नियम होते हैं। अगर हम उस नियम के अकॉर्डिंग लिंग वाले शब्दों को अपने सेंटेंस में या वाक्य में प्रयोग नहीं करते हैं तो वो वाक्य गलत हो जाता है। और उससे भी बड़ी बात, लिंग की आवश्यकता क्या है? सभी संज्ञा सर्वनाम शब्द के लिए हम एक ही शब्द भी तो यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए मुझे ये कहना है कि मैं मम्मी पापा के साथ बाजार जाता हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात है, मम्मी पापा के साथ बाजार जाता हूँ, यानी मम्मी और पापा दो डिफरेंट लोग हैं। अगर मैं दोनों के लिए एक ही शब्द प्रयोग करूं, अगर उन दोनों के लिए एक ही लिंग यूज करूं, मम्मी को भी मम्मी और पापा को भी मम्मी, तो मैं क्या कहूंगी? मैं मम्मी के साथ बाजार जाता हूं। अरे मम्मी के साथ जा तो रहे हो, मम्मी के साथ क्या जा रहे हो? यानी कि आपका वाक्य अस्पष्ट हो गया, सुंदर तो बिल्कुल नहीं रहा और कंफ्यूजनेबल हो गया। सामने वाला जिसने उसको सुना वो समझ ही नहीं पाया कि आखिर आप किसके साथ बाजार गए। ठीक है, मम्मी नहीं, दोनों का पापा बोल दो। पापा आ गए। जब शाम को पापा आएंगे तो आप मम्मी से ये कहोगे, पापा आ गए। तो कभी कभी हमें शब्दों में अंतर दिखाने के लिए भी शब्द को उसकी जाति के अनुसार प्रयोग करना होता है, और इसीलिए हमारी भाषा में लिंग वाला विषय बनाया गया है और उसका ज्ञान हमें दिया जाता है। क्योंकि शब्द को उसके लिंग के अनुसार हम नहीं डिवाइड करते हैं या यूज नहीं करते बेटा, तो शब्द जो होते हैं ना वो अपनी स्पष्टता, अपनी उपयोगिता और अपनी ज़रूरत खो देते हैं। जैसे मैंने अभी बोला है ना कि मैं मम्मी के साथ बाजार गया था। अब मान लीजिए आप लोग कहीं जा रहे हैं, जाना तो छोड़िए, आप घर में ही हैं, सिंपली, है ना। अगर आपके सामने दादा दादी दोनों बैठे हैं, दादाजी से आपने कुछ बात कही और उन्होंने नहीं सुनी,
तो आप किसे कहते हैं? दादी को, है ना? क्या आप दोनों के लिए एक ही शब्द यूज करते हैं? दादाजी देखिए ना, दादाजी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। दादाजी से दादाजी की ही शिकायत करोगे क्या? नहीं। तो अगर आपके सामने एक पुरुष और एक स्त्री है ना, मम्मा और पापा हैं, तो उन दोनों में जो डिफरेंस होगा वही वाला अंतर तो एक पुरुषवाचक और एक स्त्रीवाचक शब्दों में भी होगा ना भाई। तो अगर इतनी सी बात हमें समझ में आती है कि जिस तरह प्रकृति ने भी मनुष्य को स्त्री और पुरुष दो भागों में बांटा है, तो हमारी भाषा ने भी तो उन लोगों को बताने के लिए उनके लिए प्रयोग होने वाले शब्दों को दो जेंडर में बांट दिया, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इतना सरल सी बात तो हमें ये जानना है और उसको अपने माइंड में बिठा लेना है। ठीक है, चलिए अब हम आपको बता रहे थे कि शब्द जो लिंग वाले शब्द होते हैं उनको प्रयोग करने के कुछ नियम होते हैं और वो क्या नियम होते हैं। ठीक है, चलिए पहला नियम हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ये सारी चीजें बेटा आप सिर्फ समझेंगे, इसको राइट डाउन नहीं करना है कहीं पर भी अपनी किसी भी कॉपी में, क्योंकि ये नियम हमें अपनी पुस्तक में दिए हुए हैं बेटा। ठीक है, इसका नियम देखिए बेटा, पहला ये है कि लिंग की पहचान कभी कभी वाक्य में क्रिया शब्द से भी होती है। लिंग की पहचान वाक्य के क्रिया शब्द से भी, क्रिया शब्द से भी होती है। राम जाता है, सीता जाती है ना? वह खाता है और वह खाती है। जब मैंने खाती बोला मतलब सामने लड़की है वह में, और जब मैंने बोला खाता है मतलब सामने जो है वह लड़का है, वह दोनों के लिए। लेकिन क्रिया खाता है या खाती है उससे हमको ये पता चल जाता है कि वहां पर लड़का है या वहां पर लड़की है ना? जैसे बैग खुला है तो बैग क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। लेकिन अगर हम कहें कि खिड़की खुली है, खिड़की का अगर मैं नॉर्मली आपसे पूछूं कि कौन सा लिंग है, मैम वो तो निर्जीव चीज है, खिड़की का कोई लिंग होता है क्या? लेकिन मैंने क्या बोला? खिड़की खुली है, खुली स्त्रीलिंग है, स्त्रीवाचक है, अर्थात खिड़की भी कैसी हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। आपका स्कूल का बैग होता है, बैग खुला है, हम कभी ये नहीं बोलते बैग खुली है। खुला है मतलब वो पुल्लिंग है। ओके, सेकंड नियम क्या होता है देखिए, मेरा या मेरी, किसका या किसकी जोड़कर भी लिंग की पहचान की जाती है। मेरा या मेरी, या ये कुछ ऐसे वर्ड है बेटा, किसका या किसकी, जोड़कर भी। अगर आपको कहीं पर ऐसा डाउट लगे कि मैम इसको कैसे पता करें कि ये शब्द कौन से लिंग का है, तो एक बहुत आसान सी बात है बेटा, आपको क्या करना है? उस शब्द के साथ में या तो ये वाला शब्द लगा के देख लो या ये वाला शब्द लगा के देख लो। जैसे यह रुमाल किसका है, मैंने रुमाल के साथ क्या लगाया? किसका लगाया, मतलब वो रुमाल शब्द कैसा हो गया? पुल्लिंग हो गया। यह पेन किसकी है, यही बोलते ना हम, यह पेन किसका है। यह किसकी वाहन है, तो वाहन कैसी हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। यह मेरी किताब है, कभी भी कोई लड़का ये नहीं बोलता यह मेरा किताब है, लड़का होगा तब भी वो बोलेगा यह मेरी किताब है, मतलब वो किताब कैसी हो गई है? स्त्रीलिंग हो गई है। ठीक है, अगर कोई लड़की भी होगी ना और अगर हैंकी होगा तो वो बोलेगी ये मेरा रुमाल है मैम, यानी लड़की तो स्त्रीलिंग है लेकिन वो रुमाल कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। तो कई बार शब्दों की पहचान न हो तो आप उसके साथ ये वाले शब्द जोड़कर देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। एक तीसरा नियम बेटा हमेशा याद रखिए, नदी
बोली, भाषा, के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे होते हैं? हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे भाषा मतलब हमने अभी कहा था ना, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, ये सारे शब्द कैसे हैं? स्त्रीलिंग है। नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ये सभी नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। नर्मदा बहती है, गंगा बहती है, कभी गंगा बहता नहीं है। मैं हिंदी बोलती हूँ, हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी हमारी भाषा है, कभी भी हिंदी हमारा भाषा नहीं होती है। गुजराती हमारी भाषा है, लड़का भी यही बोलेगा और लड़की भी ये। ये नहीं, गुजराती जो शब्द है वो कैसा हो गया है? एक भाषा का नाम है और वो हमेशा स्त्रीलिंग होता है। उसी तरह से एक नियम और है कि पर्वत के, या आप जैसे पहाड़ कहते, पहाड़, देश, ग्रह, माह, दिन, वृक्षों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं बेटा। पुल्लिंग मतलब पुरुषवाचक होते हैं। कैसे बताएं? देखिए, पहाड़, हिमालय खड़ा है, हिमालय कभी खड़ी नहीं होता है। माउंट एवरेस्ट ऊंचा है, कभी वो ऊंची नहीं होता है ना? ये नहीं, उसके साथ हमेशा हम क्रिया कौन सी लगा रहे हैं? पुल्लिंग की। भारत हमारा देश है, कभी भी भारत हमारी देश नहीं होता है ना? अमेरिका एक समृद्ध देश है। ग्रह, ग्रह मतलब प्लैनेट्स, सिर्फ पृथ्वी शब्द को छोड़कर आपके अंतरिक्ष में या प्लैनेट में जितने भी ग्रह हैं उन सभी के नाम कैसे हैं बेटा? पुल्लिंग है। बुध, शुक्र, शनि ग्रह, सूर्य, ठीक है, चंद्र ग्रह। फिर माह, माह मतलब मंथ के नेम, कौन से? वो अंग्रेजी वाले नहीं, वो भी अगर लोगे तो वो भी सारे पुल्लिंग ही होते हैं। लेकिन हमारे जो हिंदी माह होते हैं ना, ज्येष्ठ, आषाढ़, कार्तिक, ये सारे हमेशा किस में कहे जाते हैं? पुल्लिंग में कहे जाते हैं। फागुन मास है ना, पोष का मास। फिर होते हैं दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये जो भी दिनों के नाम है ये हमेशा कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। आज सोमवार है, ठीक है। फिर होता है वृक्षों के नाम, पीपल, आम, जामुन। अधिकतर 90% आपके जो पेड़ होते हैं उनके नाम कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। आम का पेड़ खड़ा है, आम का पेड़ खड़ी नहीं होती है। मैंने पीपल का पेड़ लगाया, मैंने पीपल का पेड़ लगाई नहीं बोलते हम कभी। मैं लगाऊंगी तब भी मैं यही कहूंगी कि मैंने ये पेड़ लगाया, आप लगाओगे तब भी आप यही कहोगे। यानी आपने क्रिया कौन सी लगाई है उसके साथ में बेटा? पुल्लिंग की, यानी वो शब्द कैसा है? पुल्लिंग वाला है, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ शब्द आपको चेंज करके बता रहे हैं स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में। जैसे देखिए, लड़का का लड़की, बेटी का बेटा, छात्र का छात्रा, मुर्गा से मुर्गी बनती है, शेर की वाइफ शेरनी होती है, लेखक जो होते हैं अगर फीमेल हो तो वो लेखिका हो जाती है। मामा की वाइफ को हम क्या कहते हैं? मामी कहते हैं। कोई मिस्टर होते तो उनको हम महोदय कहते हैं, कोई मिसेस होती तो उनको हम महोदया कहते हैं। गायक अगर मेल है, अगर कोई फीमेल सिंगर है तो उसको हम क्या कहते हैं? गायिका। अध्यापक, और आपकी स्कूल में क्या है? अध्यापिका भी है। पड़ोसी अंकल होते हैं और पड़ोसन आंटी होती है ना। पिताजी सॉरी बूढ़ा, और उसका लिंग चेंज करेंगे तो क्या हो जाता है? बुढ़िया हो जाता है। कवि का कवित्री हो जाता है। पुरुष है तो श्रीमान लगाते हैं।
अगर वो स्त्री है तो उसके नाम के आगे हम क्या लगाते हैं? श्रीमती लगाते हैं। दादाजी का एक पोता होता है और एक पोती होती है। ठाकुर की वाइफ ठकुराइन होती है। बकरा तो उसके घर में उसकी वाइफ क्या हो जाएगी? बकरी। युवक मेल होते हैं और फीमेल हो तो युवती हो जाता है। बंदर के घर में खाना कौन बनाती है? बंदरिया बनाती है। वेरी गुड। अगर मेल है तो वो मालिक है, लेकिन उनकी जो वाइफ होती, जो आपके ऊपर हुक्म चलाती है नौकर पे, वो कौन होती है? मालकिन होती है। चूहा, स्टोरी याद है चूहा और चूहिया की? तूने मुझे लात क्यों मारी वाली? हाँ, उसमें चूहा खाना वाना बनाता है, फिर चूहिया को बुलाता है, चलो चूहिया खाना वाना खा लें। तो क्या बोलती है? नहीं, तुमने मुझे लात क्यों मारी? याद है वाली स्टोरी? एक बार हमने सुनाई भी थी क्लास में। तो चूहा और उसकी वाइफ कौन होती है? चूहिया। वैसे ही पति का पत्नी हो जाता है, चिड़ा का चिड़िया हो जाती है, कुत्ता का कुतिया हो जाती है। राजा की मैडम को क्या कहते हैं? रानी। वेरी गुड। अच्छा, दूध देने अगर मेल आता है तो उसे हमको बोलते हैं ग्वाला, लेकिन अगर दूध वाली होती तो उसको क्या बोलते हैं? ग्वालिन। ठीक है। फिर ऐसे ही देखिए, मोर का मोरनी, चाचा का चाची, विद्वान का विदुषी, जेठ का जेठानी। तो हम शब्दों को लिंग में बदलने के जो नियम है उनको पढ़कर अपनी भाषा में सही सही रूप से उनको प्रयोग कर सकते हैं और अपने वाक्यों को सुंदर बना सकते हैं। तो एक बार हम पुनः अपने इस वाले चैप्टर को या इस वाले भाग को दोहरा लेते हैं। आप सभी मेरे साथ में ध्यान से सुनेंगे और फिर बोलेंगे बेटा। ठीक है? सभी लोग को अच्छे से पता है क्या पढ़ना है हमें? देखिए बेटा, लिंग की परिभाषा। जिन शब्दों से हमें संज्ञा या सर्वनाम शब्द का जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। लिंग की पहचान के 4 नियम हैं। लिंग की पहचान कई बार वाक्य की क्रिया से भी होती है ना? मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ, मेरा या मेरी, या किसका या किसकी शब्द जोड़कर आपको जिस शब्द में डाउट है कि वो कौन से लिंग का है तो उसके साथ में आप ये वाले शब्द जोड़कर भी उसका लिंग पहचान सकते हैं। यह पुस्तक मेरी है। ठीक है? फिर याद रखिए हमेशा नदियों के नाम, बोलियों के नाम, आप जैसे बोलते हैं ना मालवी, निमाड़ी, ये बोलियां होती हैं। भाषा के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। अंग्रेजी भाषा, चाइनीज भाषा, अरबी भाषा, है ना? फिर पहाड़, कोई सा भी पहाड़ होगा वो। देश के नाम अमेरिका, जापान, कोई सा भी। महीना जनवरी फरवरी भी हो सकता है, आषाढ़ कार्तिक। ग्रहों के नाम, दिनों के नाम और वृक्षों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। तो सभी बच्चे, आज हमने जो लिंग वाला विषय आपको पढ़ाया है उसको दोहराएंगे और उसको अपने आज पूरे दिन के जो वाक्य आप प्रयोग करने वाले हैं किसी से बात करने में कहीं पर भी, वहाँ पर आप उसको यूज़ करके देखिए बेटा। ठीक है? तो हम अपनी आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। घर पे रहना और स्वस्थ रहना। ओके?